5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे तमाम दलें अपनी विशेष तैयारियों में जुट गई हैं। जहां एक ओर सत्ताधारी दल को अपने कामों का हिसाब देना है तो वहीं दूसरी ओर विपक्षी दल सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं देश की शिक्षा राज्य मंत्री, बीजेपी सांसद और उत्तर प्रदेश चुनाव की सहप्रभारी अन्नपूर्णा देवी। जनतंत्र टीवी में आपका स्वागत है। नमस्ते। सबसे पहला सवाल आपसे यही मैम, अगर आपकी हम बात करें, आपकी कर्मभूमि झारखंड है, लेकिन आपकी पार्टी ने आपको उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी है, कितनी बड़ी चुनौती मानती हैं आप? देखिए, राजनीतिक सामाजिक जीवन में ममता जी आप देख रही होंगी कि चुनौती भरा तो ऐसे रहता ही है, मगर सबसे बड़ी बात कि उत्तर प्रदेश का जो हमें दायित्व दिया गया है, कहीं ना कहीं ये संगठन का विश्वास हम पर है। और बिल्कुल लोकसभा चुनाव के बाद पार्टी संगठन की ओर से हमें आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की ओर से उपाध्यक्ष बनाया गया। फिर हरियाणा का दायित्व हमें दिया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने फिर अपने कैबिनेट में जगह दिया। तो हम ये मानते हैं कि ये विश्वास का है, संगठन ने विश्वास जताया है, भरोसा जताया है, तो निश्चित रूप से उस विश्वास पर खरा उतारने का भी प्रयास करेंगे। और जहाँ तक उत्तर प्रदेश की बात है, तो उत्तर प्रदेश से पहले भी लगाव रहा है, सामाजिक राजनीतिक गतिविधियों में आना जाना भी रहा है, और हमें लगता है कि बेहतर एक काम करने का भी अवसर मिला है। तो बिल्कुल इसमें आगे काम करेंगे और बेहतर ढंग से इस पे संगठन ने जो विश्वास दिया तो उस पर खरा उतरने का भी प्रयास करेंगे। ऐसा कहा जाता है कि केंद्र की सत्ता का रास्ता जो है उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। यूपी में भी विधानसभा चुनाव है और यूपी की जिम्मेदारी फिलहाल योगी जी के कंधे पर है और केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। लेकिन उसके बावजूद विपक्षी दल लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। आपके पुराने सहयोगी थे ओम प्रकाश राजभर, अब वो समाजवादी पार्टी के साथ चले गए हैं। तो क्या आपको लगता है कि यूपी में बड़ी चुनौती है आप लोगों को? देखिए, आप किस विपक्ष की बात कर रहे हैं मैं नहीं जानती। जहाँ तक उत्तर प्रदेश की बात आप कर रहे हैं, बड़ा प्रदेश है, निश्चित रूप से उस प्रदेश में लगातार इस 7.5 वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो काम हुए हैं, 4.5 साल में जो आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में काम हुए हैं, लोगों ने उस पर विश्वास जताया है, भरोसा जताया है। और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश में पहले हम लोग भी आप सब के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, अखबार के माध्यम से उत्तर प्रदेश के बारे में देखते थे। उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों की छवि क्या थी, उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों की सोच क्या थी। और आज कहीं ना कहीं ये सोच बदला है। लोगों ने बड़े संख्या में, हम चाहे लोकसभा चुनाव की बात करें, 2014 की बात करें, 2019 की बात करें, विधानसभा चुनाव की बात करें, तो लोगों ने ये भरोसा जताया है आदरणीय प्रधानमंत्री जी पर कि उनके नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। और देश के हर लोगों के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी सोच के योजनाएं भी तैयार करते हैं, काम भी करते हैं। और सिर्फ ये हमारा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास अभी जो है, ये सिर्फ एक मंत्र ही नहीं, बल्कि इसके साथ माननीय प्रधानमंत्री जी काम भी कर रहे हैं, लोगों का विश्वास भी ये हासिल भी हो रहा है। और हर एक लोग, हर जाति, धर्म, समाज के लोगों का भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा है, भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी ही है कि देश के हर क्षेत्र में, विभिन्न कोनों में, जो सुदूरवर्ती जगहों की भी बात करें, हम अन्य नॉर्थ ईस्ट की बात करें, अन्य प्रदेशों की भी बात करें, तो निश्चित रूप से जब से आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने कार्यभार संभाला है, लगातार देश की तरक्की, देश की उन्नति, देश की प्रगति उनका मूल लक्ष्य रहा है और उसके अनुसार वो काम भी कर रहे हैं। आप कह रही हैं कि मोदी जी के जो कामकाज है वो बहुत अच्छा है, देश हित में है, लेकिन अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी समेत तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो लगातार सवाल खड़े करती रहती हैं। इसे आप कैसे देखती हैं? देखिए, आप कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं या अन्य विपक्षी दल की बात करते हैं, उन्हें भी तो मौका मिला
जब मौका मिला तब लोग किए नहीं, और आज देश की जो स्थिति है, जो हालात है, किसी से छिपी हुई नहीं है। और यही वजह है कि 2014 के बाद लोगों के मन में जो विश्वास, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति जो विश्वास, जो श्रद्धा लोगों के मन में आई, ये 2019 को देखने को मिला। और लोग ये मानते हैं कि बिल्कुल आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ईमानदारी के साथ देश सेवा, राष्ट्र सेवा उनका प्रथम लक्ष्य है, और दिन रात लोगों के लिए सोचते हैं, किस तरह से हर वर्ग, हर समाज के लोगों को जो सरकार की योजनाएं हैं उसका लाभ मिल सके, उन लोगों के लिए योजनाएं तैयार की जा सके, और सिर्फ योजनाएं तैयार नहीं करना बल्कि उसका इम्प्लीमेंट हम बेहतर ढंग से हम कैसे करें। तो ये इस सरकार का लक्ष्य है और ये दिखता भी है। हम आपको याद कराना चाहेंगे, एक पूर्व में प्रधानमंत्री हुआ करते थे जिनकी ये बातें थी कि केंद्र से पैसा चलता है 1 रुपया तो लाभुक तक 15 पैसा मिलता है। आज वही भारत है, सारे लोग वही हैं, लेकिन इच्छा शक्ति पर यह निर्भर करता है कि आज इन 7.5 वर्षों में आपने देखा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी अगर किसान सम्मान निधि में 2000 भेजते हैं तो किसानों के खाते में 2000 रुपया डिलीवर होता है, वो जाता है। तो यानी सिस्टम और इच्छा शक्ति, ये दोनों ही चीज़ काफ़ी मैटर करता है, और प्रधानमंत्री जी के द्वारा बेहतर करने का प्रयास हुआ कि आज लोगों के मन में ये भरोसा जगा है, ये विश्वास जगा है कि भारत सरकार के माध्यम से, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से हम सुरक्षित हैं, देश सुरक्षित है, राष्ट्र सुरक्षित है। और निश्चित तौर पे जिस तरह से हम एक पारदर्शिता के साथ सरकार चलाने की बात हो, योजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन की बात हो, पारदर्शिता का साथ हो रहा है, तो निश्चित रूप से इससे लोगों का विश्वास और भरोसा बढ़ा है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें और वर्तमान की बात करें तो आज की तारीख में चाहे जो भी पार्टियां हैं उत्तर प्रदेश में, सभी लोग जाति, धर्म, संप्रदाय को लेकर लगातार सम्मेलन कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से चुनाव आते आते सभी दलें जातिगत सम्मेलन पर जुट गई हैं, इससे विकास पर असर पड़ता है? देखिए, ये हमें लगता है कि ऐसे आप पूछ रही हैं, बिल्कुल हम जवाब देंगे आपको, लेकिन ये सवाल हमें लगता है कुछ जो कर रहे हैं जातिगत, उनसे पूछने से ज़्यादा बेहतर था। लेकिन एक बात हम कहें आपको कि पहले ये बातें होती थी, लेकिन आज वो नहीं है। आज बहुत कुछ बदला है। सरकारें बदलने के बाद, उनकी प्रायोरिटी बदलने के बाद लोगों की मानसिकता में भी बदलाव आए हैं। और यूपी जैसे बड़े प्रदेश की बात अगर हम कहें तो जात पात की बात नहीं, बल्कि आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, बिल्कुल हर जाति, समाज, धर्म, संप्रदाय को लेकर, यानी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये जो हमारा एक मंत्र है, बिल्कुल इसके साथ आप देखेंगे तो हर किसी को साथ लेकर काम करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय योगी जी कर रहे हैं। और आज उत्तर प्रदेश में, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो कभी उत्तर प्रदेश के बारे में जिस तरह से बातें आती थी, जो अराजकता थी, क्राइम की बात हम करें तो एक बिल्कुल उत्तर प्रदेश के बारे में नाम सुनने से ही उत्तर प्रदेश के बारे में एक अलग छवि लोगों के मन में आती थी। लेकिन आज उत्तर प्रदेश विकास के नाम से जाना जाता है। आज उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश के नाम से जाना जाता है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में लोगों के दिलों में एक अमिट छाप पड़ा है कि विकास की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, मोदी जी करते हैं। और हर किसी को साथ लेकर काम करने का, हर किसी को साथ लेकर विकास की बात हम करते हैं, और हर तक योजनाओं को लाभ सही पहुँचे, ये हम करते हैं। और निश्चित रूप से आज उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट की हम बात करें, लॉ एंड ऑर्डर की हम बात करें, चाहे एक्सप्रेस वे की बात करें या अन्य जो फैक्ट्री एरिया की बात करें, तो निश्चित रूप से हर एक मामले में उत्तर प्रदेश आगे बढ़ा है। लोगों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति है, और आने वाले समय में
हम कोई जाति की राजनीति नहीं करते, ना कोई धर्म की राजनीति करते हैं, बल्कि साथ लेकर सबको चलने की हम बात करते हैं। और ये हम सबको विश्वास है कि जिस तरह पिछले बार चाहे लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, लोगों ने हमें सपोर्ट किया है, समर्थन किया है। लोग इस बार भी मन बना चुके हैं और हर के दिल में विकास और सुशासन ये एक मजबूत लोगों के दिल में एक पकड़ है, लोगों के मन में ये एक घर कर चुका है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में ही या भारतीय जनता पार्टी के मातहत ही देश में समृद्धि आएगी, लोग देश का विकास होगा, राज्य का विकास होगा। और सुशासन की बात हम करते हैं तो सुशासन देने में सक्षम भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए यूपी के हर एक लोगों के मन में, हर वर्ग, हर समाज के लोगों के मन में है। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की जनता ये जो मन बनाई है, ये आपको रिजल्ट दिखेगा। आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रही हैं। देखा जाए जैसा भी लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश में हो, प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार सवाल खड़े करती रहती हैं कि उत्तर प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। ये हमें लगता है कि बेहतर आज बोलने का उन्हें तो एक तो सबसे पहली बात है कि बोलने का कोई अधिकार उन्हें नहीं है। सबसे ज़्यादा दिनों तक अगर हम राज करने की बात करें तो कांग्रेस पार्टी ने राज किया। आज अगर हम बात करें कांग्रेस की शासन, चाहे राजस्थान की बात करें, अन्य प्रदेश की बात करें, तो अगर वहाँ कोई घटनाएं होती हैं तो ये उस बात का जिक्र नहीं करते। अन्य जो बीजेपी शासित राज्यों में अगर कोई घटनाएं हुई तो इसकी बात करते हैं। तो जहाँ तक तो इसलिए मैं उनकी बात को बहुत कुछ उस पर प्रतिक्रिया देना नहीं चाहती। मेरा ये मानना है कि आज उत्तर प्रदेश की जनता जो उत्तर प्रदेश में रहते हैं, जो उत्तर प्रदेश के लोग जहाँ वहाँ पे रह रहे हैं, आज उन्हें जाके आप पूछें। मैं कई जिला में घूमकर लोगों से, आम जन से मिल के मैं आई हूँ, उनकी आप प्रतिक्रिया को सुने तो माँ बहनें आज स्पष्ट रूप से इस बात को कहती हैं कि आज हम अगर 4 साल पहले की बात करें तो हमें डर लगता था हमारी बेटियां स्कूल जाती हैं वो आएंगी या नहीं, हम आज मार्केट जाते हैं तो हमारी क्या स्थिति होगी हमें नहीं पता। लेकिन आज बेखौफ महिलाएं इस बात को कहती हैं कि आज हम निश्चिंत हैं। आज अगर हमारी बच्चियां स्कूल जाती हैं, कॉलेज जाती हैं, तो हमें इस बात का जरा भी चिंता नहीं कि हमारी बेटी को कोई दिक्कत होना है। तो इसलिए ये आम जन की बात को अगर आप कहें, आम लोगों के बीच में अगर आप जाएं तो पता चलेगा कि गांव की ग्राउंड रियलिटी क्या है। हम दिल्ली से बैठ के हम बहुत कुछ आकलन नहीं कर सकते। जो वहाँ रहने वाले लोग हैं उनकी बात करें तो ये साफ पता चलता है। और माँ बहन बिल्कुल बेखौफ होकर इस बात को वो कहती हैं। और आप भी, हमें लगता है कि इस बीच में अगर चुनाव में जब आप घूमेंगे या ऐसे ही आप जाती होंगी तो आपको भी ये पता चलता है। इसके अलावा अगर शिक्षा की बात करें तो कोरोना संकट की वजह से बच्चों की शिक्षा का बहुत ज़्यादा नुकसान है। पहली बात तो उसकी भरपाई के लिए सरकार क्या कर रही है, और क्या आप लोग ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ कर रहे हैं? चलिए, अच्छा सवाल आपने किया ममता जी। ये बात सही है, इस कोविड चुनौती में शिक्षा में नुकसान हुआ है, बच्चों की पढ़ाई में। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हम बच्चों की पढ़ाई में, शिक्षा में कम से कम नुकसान हो उसके लिए भी हमने प्रयास किया। ऑनलाइन व्यवस्था हमने की, पीएम विद्या के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से ऑनलाइन क्लासेस। तो ये हमारा लगातार ये प्रयास रहा कि कम से कम लॉस हो और ऑनलाइन माध्यम से बच्चों की पढ़ाई हम सुनिश्चित करें। और इसके साथ ही साथ आप देखें कि ये चूँकि 34 वर्षों के बाद अभी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से बहुत कुछ हमें मिलता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच भी इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में है कि बच्चों की शिक्षा हम कैसे करें, बच्चों को हम कैसी शिक्षा दें। हम पहले एक जो परंपरागत आ रही थी रटंत शिक्षा, अब उसके बदले बच्चे समझ कर पढ़े, भारतीय भाषा में पढ़े, बच्चों को वोकेशनल शिक्षा दी जाए ताकि रोज़गार परक शिक्षा की बात इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में की गई है कि बच्चों को शिक्षा के साथ साथ ट्रेडिशनल जो उनके काम चलते हैं कि उसकी भी शिक्षा हम स्कूल में दें। तो ये लगातार प्रयास हो रहा है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, व्यावहारिक शिक्षा मिले, उन्हें क्वालिटी
एजुकेशन मिले। तो इस तरह की कई बातें इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में है और हमें लगता है कि पढ़ाई की बात शिक्षा को लेकर जितने आदरणीय प्रधानमंत्री जी चिंतित हैं, निश्चित रूप से आने वाले समय में आपको इसका रिजल्ट दिखेगा। और आज इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का चारों ओर से प्रशंसा हुई है कि ये बहुत ही अच्छा राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, क्योंकि आपको भी ये पता है कि शिक्षा समवर्ती सूची में आता है। तो इसके लिए बहुत कुछ हमारे हाथ में नहीं होता, कुछ हम सीमाएं हैं, कुछ हमारी बाध्यताएं हैं, जिसके वजह से, लेकिन फिर भी ये हमारा प्रयास है कि सभी राज्यों से मिलकर राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू कराना, बेहतर ढंग से बच्चों की शिक्षा हो, उसके लिए प्रयास करना। तो लगातार राज्यों से संपर्क कर रहे हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है, जो कल्पना है देश के बच्चों के लिए, देश के भविष्य के लिए, कि देश की आज़ादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं कि 100 साल का देश हमारा कैसा हो, भारत कैसा हो, इस शिक्षा नीति के माध्यम से एक वो संदेश देने का, एक दिशा और दर्शन देने का काम उनके द्वारा हुआ है। इसके अलावा अगर झारखंड की बात करें तो सभी जानते हैं खनिज का अथाह भंडार है, लेकिन जिस तरीके से झारखंड का विकास होना चाहिए था, क्या आपको लगता है कि वैसा हो पाया? देखिए, खनिज के मामले में ये बात सही है कि झारखंड के अंदर खनिजों का था भंडार है, और ये दुर्भाग्य रहा झारखंड के लिए, ये भी हम कहेंगे कि एक तो कुछ ऐसी नीतियां रही, दूसरी की जब झारखंड अलग होने के बाद भी स्थिर सरकार न होना, कहीं ना कहीं इसका हम इसे मानते हैं कि जब तक स्थायी सरकार नहीं होगी तब तक बेहतर ढंग से हम काम कर नहीं सकते हैं। तो आप देखे होंगे पिछले 5 साल में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही आदरणीय रघुवर दास जी के नेतृत्व में, काफ़ी कुछ चीज़ों को लेके हम आगे बढ़े थे। सरकार के माध्यम से बहुत सारी चीज़ों को खनिज आधारित या फिर राज्य का विकास कैसे हो, कैसे बेहतर ढंग से, चाहे उद्योग वहाँ पे स्थापित हो, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या को समाप्त करना या फिर अन्य जो परेशानियां हैं उनको दूर करने का काफ़ी कुछ प्रयास किया गया था, और बहुत हद तक हम सफल भी हुए थे। 5 साल के दौरान बहुत सारे MOUs भी हुए थे, बहुत लोग आए भी थे, और जो एक झारखंड के बारे में अगर हम कहें तो जो एक लोगों के मन में एक अच्छा विचार, एक अच्छी धारणा पैदा हुई थी, उत्पन्न हुई थी कि बेहतर ढंग से वहाँ एक काम करने का माहौल उन्होंने बनाया था, भारतीय जनता पार्टी हमारी जब सरकार थी। लेकिन अभी कुछ समस्याएं, सरकार नहीं बनी, तो आज फिर स्थिति जस की तस है। क्योंकि देखा जाए तो झारखंड इसी वजह से बिहार से अलग हुआ था कि खनिज के अपार संसाधन हैं, वो अपने बलबूते पर भी खुद का विकास कर सकता है। लेकिन देखा जाए तो वहाँ के नेताओं का विकास तो हुआ, लेकिन जनता आज भी भ्रष्टाचार से परेशान है। मैंने जैसे पहले कहा आपको कि एक तो सबसे बड़ी ये हमें विडंबना ही हम कहें कि स्थायी सरकार का न होना बहुत ही बड़ा वहाँ पे एक वजह रहा, और जिसके वजह से लगातार झारखंड सुर्खियों में रहा। साल, 2 साल, 1.5 साल, 2.5 साल में सरकारें बनना, सरकारें गिरना, ये आम बात हो गई थी। तो स्थायी सरकार न होने के वजह से भी बहुत सारी परेशानियां हुई, और अभी व्यवस्था को दुरुस्त करने की बात, सबको पटरी पे लाने की बात भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, रघुवर दास जी की सरकार में शुरुआत हुई थी। और 5 साल तक अगर आप देखें तो 14 से 19 के बीच में काफ़ी कुछ उन्होंने किया था। बहुत हद तक जो समस्याएं, चाहे भ्रष्टाचार की बात कहें या फिर अन्य बात कहें, तो बहुत हद तक हर चीज़ों को उन्होंने दुरुस्त किया था। लेकिन ये झारखंड के लिए भी दुर्भाग्य रहा सरकार का न बनना, और फिर स्थिति जश की तस हो गई। तो निश्चित रूप से ये एक समस्या। आप 21वीं सदी की महिला हैं, आप जहाँ से केंद्र तक पहुँची हैं इतना आसान नहीं है। अगर देखा जाए महिलाएं और भी राजनीति में सक्रिय हों, आगे आएँ, क्योंकि अगर आपके संघर्ष की बात करें तो सभी जानते हैं कि आपने किस तरीके से संघर्ष किया और आज केंद्र में आप मंत्री हैं। तो क्या आपको लगता है कि राजनीति में महिलाएं और भी आएँ, इसके लिए आरक्षण होना चाहिए? आज के समय में बिल्कुल हम बेशक कहें कि जिस हम जब आए थे उस समय और अभी बहुत चेंज है, लोग इस चीज़ को महसूस करते हैं। महिलाएं पीछे कहीं नहीं है, ये हम कह सकते हैं कि हर क्षेत्र में जहाँ भी महिलाओं को मौका मिलता है, महिलाएं आगे बढ़ती हैं। आने वाले समय में भी, अभी पंचायत के स्तर की बात, अगर पंचायत चुनाव की बात करें, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भी महिलाएं काफ़ी आगे बढ़ी हैं, आने वाले समय में भी आगे बढ़ेंगी, और जहाँ भी मौका मिलता है बेहतर करने का भी वो प्रयास कर रही हैं। और निश्चित तौर पे हमें लगता है कि अब धीरे धीरे, चूँकि हम इतना अब कॉन्फिडेंटली महिलाएं आगे बढ़ रही हैं,
हर किसी के क्षेत्र, हर क्षेत्र में, चाहे वो एजुकेशन का हो, राजनीति का क्षेत्र हो, हर एक जगह वो जब उन्हें अवसर मिल रहा है तो वो काम कर रही हैं। और भारतीय जनता पार्टी विशेष रूप से ध्यान इसका रखती है। आप देखे होंगे कि इस बार हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का ही देन है कि इस मंत्रिमंडल भी 11 महिलाएं हैं। और इसके अलावा अगर आप देखें तो इस बार लोकसभा में भी जो जीत के हम आए हैं 78 महिलाएं हैं। तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं ये हम पार्टी और संगठन के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं कि महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। और निश्चित तौर पे आने वाले समय में भी और बेहतर हो, मन और आगे बढ़े, इस दिशा में काफ़ी हमारे, चाहे हम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बात करें, हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की बात करें, महिलाओं को आगे बढ़ाने का काफ़ी उनका प्रयास है, प्रोत्साहित भी करते हैं। हर छोटे छोटे चीज़ों को अगर हम देखें तो अगर कहीं महिलाएं काम करती हैं तो उनको लेके प्रोत्साहित करने का भी काम प्रधानमंत्री जी करते हैं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को और बेहतर करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए बिल्कुल निरंतर प्रयत्नशील है और निरंतर आगे काम कर भी रही है। देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी लंबे समय से सत्ता में रही, लेकिन अब प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में कहा है कि 40% महिलाओं को वो टिकट देंगी। क्या आपको लगता है कि थोड़ा लेट हो गई? देखिए, जो लगभग 70 वर्षों तक सत्ता में रहने के बाद उनका ध्यान अभी आया है कि महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहिए। तो हमें लगता है कांग्रेस जो उत्तर प्रदेश की बात अगर कर रही हैं तो उत्तर प्रदेश में कितने आज क्या स्थिति उनकी है ये हर कोई जानता है ज़मीनी स्तर पर। और आज हमें लगता है कि मतलब पहले तो उनका एक तो गठबंधन की बात करते थे, फिर तो कितने सीटों पे वो देंगे, कितने सीटों पे लड़ेंगे, इनका तो कोई ये नहीं है। और महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात जहाँ तक है तो अब काफ़ी देर हो गया है, हमें लगता है जो जिस बात को वो कह के वो शायद चाहती हैं कि महिलाओं को हम सिंपैथी गेन करना। तो आज महिलाएं समझदार हो गई हैं, सक्षम हैं और इस बात को बखूबी महसूस कर रही हैं कि महिलाओं का विकास किसने किया, महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किन के माध्यम से हो रहा है। एक छोटा सा उदाहरण अगर हम दें, जब ये सरकार बनी उसके बाद हम उज्ज्वला योजना की बात अगर हम करें तो इस चीज़ को उन्होंने कभी नहीं महसूस किया कि एक आम गांव में रहने वाली महिला के साथ क्या समस्या होती है, कभी उन्होंने ध्यान देने का काम नहीं किया। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सोचा कि आज एक सुदूर गांव में रहने वाली महिला जो चूल्हे पे खाना बनाती है, आज उनकी स्थिति क्या है, उनके सुधार के लिए उन्होंने सोचा। स्वच्छ भारत अभियान के तहत एक जो हम शौचालय की बात करते हैं, आज आम महिलाओं की क्या स्थिति होती थी ग्रामीण क्षेत्रों में, वो शाम ढलने की बात वो राह देखती थी, जब शाम होगा फिर हम बाहर जाएंगे। तो बात बहुत छोटी है मगर ये दिल को छू लेने वाली बात है। तो कोई भी क्षेत्र में हम बात अगर करें तो हर एक क्षेत्र में इन 7.5 वर्षों के दौरान भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से लगातार हर क्षेत्र के हर वर्ग के लोगों को आगे बढ़ाने का प्रयास हुआ। चाहे हमारी जहाँ तक महिलाओं की बात है, निश्चित रूप से इस बात को बहुत बेहतर ढंग से महिलाएं महसूस कर रही हैं। हम सुरक्षा की बात करें तो सबसे पहले महिला सुरक्षा पर ध्यान दिया, ताकि महिलाएं सुरक्षित होंगी तभी हम सुरक्षित रहेंगे, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो उनकी सुरक्षा की बात करें, उन्हें आगे बढ़ाने की बात करें और हर तरह की योजनाओं के माध्यम से उन्हें जोड़ने की अगर हम बात करें, तो जब तक हम अधिकार नहीं देंगे तब तक हम उसकी बात नहीं कर सकते। तो हर तरह से प्रयास भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से किया हुआ है और निश्चित रूप से लोग इस बात को महसूस करती हैं। आज आम महिलाएं इस चीज़ को महसूस करती हैं कि भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से आज हम सुरक्षित हैं, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम, आगे बढ़ाने का प्रयास आदरणीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से हो रहा है। आखिरी सवाल, आरजेडी में जिस तरीके से हो रहा है, तेज प्रताप तेजस्वी आपस में लड़ रहे हैं, इसे आप कैसे देखती हैं? ये उनकी अपनी बात है, हमें लगता है बेहतर आप उनसे पूछें तो ज़्यादा बेहतर होगा। आपने हमें समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे देश की शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी जी को, जिन्होंने तमाम सवालों के जवाब बड़े ही बेबाकी के साथ दिया। फिलहाल आप हमें और हमारी टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी।
खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।